तो कल की वीडियो में हमने देखा था ओम का नियम। तो हम लोग आगे देखते हैं कि हम लोग जानते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, और इसकी लंबाई क्या है, एल है, और इसका क्षेत्रफल क्या है, ए। तो उस चालक का जो प्रतिरोध होता है उसकी लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, और उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और हम लोग को इस साइन को हटाना है, और हमको इस साइन को हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आर इज इक्वल टू क्या आ जाता है, यहाँ रो आ जाता है, एल ए, ठीक है। और ये रो क्या है, यहाँ पर देखिए विशिष्ट प्रतिरोध। तो विशिष्ट प्रतिरोध की हम लोग को अगर परिभाषा निकालनी है तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये L है और ये दोनों को हम लोग L है, अगर किसी चालक की लंबाई हम लोग 1 सेंटीमीटर कर देंगे और उसका जो क्षेत्रफल है उसको 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे, तो हम लोग को रो की परिभाषा, तो हम लोग को इसकी विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा मिल जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, अगर हम लोग L को 1 सेंटीमीटर कर देंगे और A को 1 सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे तो R इज इक्वल टू रो हो जाएगा हमारा। तो फिर इसको हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, यदि किसी चालक की लंबाई 1 सेंटीमीटर हो और उसका क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, ठीक है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, तो चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। यहाँ पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल किसको बोलते हैं हम लोग, मान लीजिए जैसे कि ये हमारा कोई चालक पदार्थ है, ठीक है, तो उसके मध्य से इसको हम लोग काट देते हैं, ये हो गया अलग अलग। तो फिर इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला जो पोर्शन रहता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। तो फिर उसके बाद फिर हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग इसका मात्रक निकालते हैं, तो ये रो है, रो इधर आ जाएगा, तो ये आर है, तो आर का क्या होता है, ओम होता है, और ए क्या होता है, ए क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का हमारा क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और लंबाई का सेंटीमीटर हो जाएगा, एक एक ये कट जाएगा, तो इसका रो का क्या होता है, मात्रक ओम सेंटीमीटर। अगला देखते हैं हम लोग चालकता। तो चालकता किसको बोलते हैं, चालकता जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। तो प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा हमारा, 1/r, और इसका मात्रक क्या होता है, ओम इनवर्स या म्यू, MHO। और फिर अगला देखते हैं हम लोग क्या, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता क्या होता है, विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध के विशिष्ट प्रतिरोध के क्या हो जाएगा, उसका व्युत्क्रम होगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग इसे शो करते हैं, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1/रो। तो 1/रो इज इक्वल टू क्या हो जाता है हमारा K, और विशिष्ट चालकता को हम लोग K से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट चालकता बोलते हैं। और इसका और हम लोग, ठीक, ये हो गया। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं, जैसे कि यदि L इज इक्वल, और हम लोग इसका एक और सूत्र निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग को पता है रो का क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, RA/L। तो रो के जगह पे हम लोग RA रख दिया, और बाय L है तो L को हम लोग ऊपर ले गए। तो फिर यदि हम लोग L और A को 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, इसकी लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को 1 सेंटीमीटर कर देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, K इज इक्वल टू 1/r। तो K इज इक्वल टू, और 1/r मतलब क्या होता है, ये मतलब ये क्या है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, चालकता बोलते हैं। तो इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, G से प्रदर्शित करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अगर किसी चालक पदार्थ की लंबाई 1 सेंटीमीटर और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल हम लोग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर करते हैं, तो विशिष्ट चालकता उसके चालकता के बराबर होती है, विशिष्ट चालकता के बराबर होती है, ठीक। और इसका मात्रक क्या होता है, देखिए K इज इक्वल टू ओम इनवर्स होता है और सेंटीमीटर इनवर्स होता है। इसको इस प्रकार से निकाल सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले देखे। और इस पेज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि ये पूरे मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा और बिल्कुल ऐसा ही लिखिएगा एग्जाम में, तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है। और विशिष्ट चालकता को हम लोग एक और प्रकार से भी परिभाषित कर सकते हैं, इसको 2 प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो वो क्या है, हम लोग देखते हैं। मान लीजिए ये हमारा क्या है, एक विलयन है। तो इस विलयन का 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले देखो अच्छे से, इसमें क्या लिखा है, किसी विलयन के 1 सेंटीमीटर घन आयतन वाले विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं हम। मान लीजिए विलयन है और इसका 1 घन सेंटीमीटर आयतन, 1 घन सेंटीमीटर मतलब क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, 1 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई क्या हो जाएगी, ये 1 सेंटीमीटर हो जाएगी, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका आयतन हो गया ना 1 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वही बोल रहा है किसी विलयन की 1 सेंटीमीटर घन आयतन वाले विलयन की चालकता को उसकी विशिष्ट चालकता कहते हैं। और फिर अगला हमारा टॉपिक आ गया क्या, तुल्यांकी चालकता। तो तुल्यांकी चालकता ये इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, ठीक है। तो तुल्यांकी चालकता इसमें क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए ये हम लोग जैसे ये है एक बीकर ले लिए, इसमें 2 इलेक्ट्रोड ले लिए, इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणित चौड़ाई होता है, इसका फॉर्मूला क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसका इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल हमको उतना रखना है जितना कि ये विलयन में आ जाए, ठीक है, समा जाए। और इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी को हम लोग 1 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें जो विलेय है उसमें 1 ग्राम तुल्यांक इसमें विलेय इस विलयन में घुला हुआ होता है। तो फिर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि किसी विलयन की तुल्यांकी चालकता उसके उस आयतन की चालकता है जिसमें विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक खुला हुआ होता है। तो मैंने बताया ये सब जो भी है इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी 1 सेंटीमीटर होनी चाहिए और इसके इलेक्ट्रोडों का क्षेत्रफल उतना होना चाहिए जितना कि ये विलयन में डूब सके। तो उसके आयतन की चालकता और विलेय जो होता है 1 ग्राम तुल्यांक होता है, तो उस आयतन की चालकता को हम लोग क्या बोलते हैं, तुल्यांकी चालकता। और इसका फॉर्मूला कैसे निकाला जा सकता है, जैसे कि देखो ये लैम्डा ई क्यू है, ये क्या है, तुल्यांकी चालकता है। और ये के पैसी है, यहाँ पास के क्या है, याद करो क्या है यहाँ पास, के विशिष्ट चालकता है। और सी क्या है, यहाँ पास विलेय की मात्रा है, ठीक। तो फिर के जो है, तो के का मात्रा क्या होता है, ओम इनवर्स होता है और ये सेंटीमीटर इनवर्स होता है। और सी का क्या है, ई क्यू, और ये लीटर इनवर्स। तो फिर हम लोग देखो, और ये लीटर है, तो लीटर क्या होता है, इसका आयतन क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो यहाँ भी सेंटीमीटर इनवर्स है, तो ये और ये कट जाएगा, तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये 1000 को हम लोग सामने ले आएंगे, ठीक। और फिर इसका परिभाषा क्या बनता है, और यहाँ v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/c हो जाएगा, वो 1000/c हो जाएगा। और c क्या है, यहाँ पास विलेय की मात्रा है। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, किसी विलयन की जो तुल्यांकी चालकता है उसके विशिष्ट चालकता और उसके आयतन या तनुता के गुणनफल के बराबर होती है। यहाँ जो v है आपका v मिलीलीटर में वह आयतन है जिसमें विलेय का 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अगला देखते हैं मूलर चालकता या आणविक चालकता। मूलर चालकता आणविक चालकता सेम ही है तुल्यांकी चालकता के, लेकिन तुल्यांकी चालकता में क्या था, विलेय की मात्रा हम लोग कितना लेते थे, 1 ग्राम तुल्यांक लेते थे। लेकिन यहाँ हम लोग विलेय की मात्रा कितना लेंगे, 1 मोल लेंगे। 1 मोल उसमें विलेय का घुला हुआ रहता है उस विलयन में। तो उस विलयन की उस आयतन को हम लोग उस चालकता को क्या बोलते हैं हम लोग, मोलर चालकता या फिर आणविक चालकता बोलते हैं। और ये भी सेम तरीके से ही निकाला जाता है। देखिए ये क्या है हमारा, किसी विलयन की मोलर चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k/c। तो सेम ही इसी प्रकार से निकालेंगे ये। तो फिर इसका परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, किसी विलयन की मोलर चालकता उसके उस आयतन की चालकता होती है जिसमें विलेय का 1 मोल घुला हुआ होता है। और ये चालकता उसके विशिष्ट चालकता और आयतन या तनुता के गुणनफल के बराबर होती है, ठीक है। और फिर हम लोग अगला देखते हैं क्या, विभिन्न चालकता पर तनुता का प्रभाव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मोलर चालकता भी इंपॉर्टेंट था, और फिर हमारा विशिष्ट चालकता भी इंपॉर्टेंट था। तो पहला इसमें देखते हैं हम लोग कि इसमें इतने प्रकार की चालकता है, तो उसमें तनुता का क्या प्रभाव पड़ता है। तनुता का प्रभाव से एक मतलब क्या है कि कोई भी हमारा विलयन है उसमें हम लोग उसके जल की मात्रा और बढ़ाते जाएंगे, उसको और तनु करते जाएंगे, तो वह कहलाता है हमारा तनुता का प्रभाव, यह ठीक है। तो हम लोग देखते हैं अगला, पहला देखते हैं तुल्यांकी चालकता पर। तो किसी तुल्यांकी चालकता वाले विलयन के आयतन या तनुता में वृद्धि करने पर उसके आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। तो कोई भी विलयन अगर वो तुल्यांकी चालकता वाला है, तो तुल्यांकी चालकता से कहने का क्या अर्थ है, यहाँ पर विलेय की मात्रा जो होती है वह 1 ग्राम तुल्यांक होती है। तो अगर ऐसा विलयन है तो फिर उसमें आयनों की मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी। अगर आयन है तो अगर आयन की मध्य की दूरी हमारी बढ़ती जाएगी तो उसे आकर्षण बल का मान भी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा तो उसके अणुओं के वेग में वृद्धि होती जाएगी, और अणुओं के वेग में वृद्धि होती जाएगी तो आयनन की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी। आयनन की मात्रा में वृद्धि होती जाएगी तो हमारी चालकता के मान भी बढ़ते जाएगा, ठीक। और उसके बाद फिर हमारा है सेकंड मोलर चालकता पर। तो मोलर चालकता भी है, तो ये भी सेम ही है तो ये भी सेम है तुल्यांकी चालकता के। तो
तो मोलर चालकता में क्या होता है बस हमारा कि विलेय का क्या विलेय का एक मोल घुला हुआ होता है विलयन में। तो इसमें भी मोलर चालकता के मान अगर बढ़ता जाता है तो हमारा चालकता का मान भी बढ़ते जाता है। क्यों बढ़ते जाता है? क्योंकि इससे तनुता के मान में वृद्धि करने पर उसके आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। आयनों के मध्य की दूरी बढ़ती जाएगी तो उनके परस्पर आकर्षण बल का मान कम होते जाएगा, जिससे कि आयनों के वेग में वृद्धि होगी और फिर चालकता में वृद्धि होगी। और थर्ड फिर हम लोग देखते हैं क्या यहाँ पर विशिष्ट चालकता पर। तो विशिष्ट चालकता में क्या बोल रहा है कि किसी विलयन के आयतन या तनुता में वृद्धि करने पर उसकी विशिष्ट चालकता के मान में कमी आती जाती है। क्यों कमी आती जाती है? क्योंकि वृद्धि करने पर उनके इकाई सेंटीमीटर घन आयतन में क्षेत्र में आयनों की संख्या कम होती जाती है और उसी क्रम में उनकी विशिष्ट चालकता के मान में भी कमी होती जाती है। तो देखो, जैसे कि हमारे ये कोई विलयन है और ये 1 घन सेंटीमीटर आयतन का क्षेत्र है। अगर हम लोग इसमें इसका तनुता बढ़ाए तो पहले अगर हम लोग जैसे इसका तनुता मान लीजिए हमारे इसमें 70 है, तो इसमें अणु इतने पास पास है, देखिए इतने पास पास है। अगर फिर हम लोग इसमें 80 करते हैं तो इतने ये दूर दूर हो जाते हैं, ये इतने दूर दूर। अगर इसमें हम लोग 100 करते हैं तो ये इतने दूर दूर हो जाते हैं। तो ये इतने दूर हो जाएंगे तो इसके परस्पर आकर्षण बल का मान तो कम हो गया, ठीक है। तो वही बता रहा है इसमें आयनों की संख्या में कमी होती जाती है और आयन की संख्या में ये कमी हो गई। तो देखिए यहाँ पर 2 है, 4 है, 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 3 है, तो आयन की संख्या में कमी हो गई तो उसकी चालकता के मान में भी कमी होती जाती है, ठीक है। फिर अब हम लोग अगला देखते हैं क्या, सेल स्थिरांक। तो सेल स्थिरांक में क्या होता है, मान लीजिए कोई सेल है तो इसके इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी L होती है और ये इलेक्ट्रोड का जो क्षेत्रफल होता है हमारा A होता है। तो किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी और उसके क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है हम लोग उसको एक स्थिरांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो स्थिरांक के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। यहाँ सेल स्थिरांक को हम लोग R से प्रदर्शित किए और ये L/A है और ये रो है। तो और हम लोग को पता है कि प्रतिरोध इज इक्वल टू हाँ, ठीक है। तो फिर हम लोग इसको शब्दों में लिखते हैं क्या, प्रतिरोध इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये रो है, रो को हम लोग क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध, और L/A है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेल स्थिरांक। L/A सेल स्थिरांक हुआ ना, L मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रोडों के मध्य की दूरी हुआ और A यहाँ पर क्या है, किसी इलेक्ट्रोड का क्या है, क्षेत्रफल है, तो इसको सेल स्थिरांक हो गया। तो फिर हम लोग को पता है कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, विशिष्ट चालकता के व्युत्क्रम होता है, तो ये हम लोग लिख दिया 1 विशिष्ट चालकता लिख दिए, इंटू क्या हो गया, ये सेल स्थिरांक हो गया, और प्रतिरोध भी क्या होता है, चालकता के व्युत्क्रम होता है, तो ये हो गया। तो अब हम लोग इसको पलट देते हैं, तो ये क्या हो गया, चालकता इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बाय सेल स्थिरांक, फिर नीचे आ जाएगा। तो सेल स्थिरांक को इधर ले जाएंगे तो सेल स्थिरांक हो जाएगा, सेल स्थिरांक इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, विशिष्ट चालकता बाय चालकता। तो ये हो गया। फिर अगला हम लोग क्या है, विलयन को प्रभावित करने वाले कारक। तो विलयन को प्रभावित करने वाले कारक हमने पीछे ही पढ़ा है, तनुता का प्रभाव है। तो तनुता का प्रभाव में क्या होता है कि हमारे जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं, अगर तनुता के मान में वृद्धि करते हैं तो उसमें उसके चालकता के मान में सूक्ष्म वृद्धि होती है, जबकि जो हमारा जो दुर्बल विद्युत अपघट्य होता है उसमें तनुता के मान में वृद्धि करने पर उसमें चालकता के मान में वृद्धि होती चल जाती है। और फिर सेकंड होता है हमारा विलय की प्रकृति। तो विलय की प्रकृति भी हमने पढ़ा है कि इसके अगर हम लोग विलय की प्रकृति में किस प्रकार से इसमें परिवर्तन होता है, पिछले हमने पढ़ा है, तो सब वीडियो आप लोग देख लेना, ये पूरा सेम है, मैं इसको बता दे रही हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये पूरा सेम है, मैंने इससे पीछे समझाया हुआ है। और फिर ये देख सकते हैं आप ताप का प्रभाव। अब और ये है हमारा अनंत तनुता पर मोलर चालकता, ये हमारा क्या अगला टॉपिक है। तो फिर ये देख लेते हैं हम लोग, तो अनंत तनुता पर मोलर चालकता। तो ये क्या बोलते हैं, देखो किसी विलयन के आयतन की तनुता में वृद्धि करने पर उसके मोलर चालकता के मान में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो आयतन या तनुता में वृद्धि करते जाने पर एक ऐसी स्थिति आती है कि आयतन या तनुता में जितनी भी वृद्धि की जाए चालकता के मान में कोई वृद्धि होती ही नहीं है। मान लीजिए कोई विलयन है, ये कोई विलयन है, उसके हम लोग मोलर चालकता के मान में हम लोग वृद्धि कर रहे हैं। तो वृद्धि कर रहे हैं, ये कोई विलयन है, मोलर चालकता के मान में हम लोग इसमें वृद्धि करते जाते हैं। तो एक समय देखो ये आयतन बढ़ रहा है, ये ग्राफ क्या बोल रहा है कि आयतन बढ़ रहा है और ये मोलर चालकता का मान भी बढ़ रहा है। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जब मोलर चालकता का मान जो होता है नहीं बढ़ता है, वो कांस्टेंट होते चल जाता है। तो ऐसी स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनंत तनुता पर विलयन की मोलर चालकता बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करेंगे, λm, ये इन्फिनिटी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक।